क्विक रिवीजन देखते हैं। और पहले के पार्ट में हम लोगों ने आपको आईडी तक का टॉपिक क्लियर करा दिया था, ठीक है, जब हम लोग पहले कर रहे थे, बट बीच में आपके डाउट्स वगैरह थे जिसकी वजह से हमने पूरा आपको हैंड कोडिंग करके दिखाया है हर एक चीज़ को। इंट्रोडक्शन से रिपीट कर रहे हैं एक बार अगेन और समझिए चीज़ों को बढ़िया से। और इस बार काम साथ साथ कीजिएगा, कोशिश कीजिए कुछ भी बैकलॉग ना रहे, क्योंकि इसके बाद फिर आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। सो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML is the standard markup language for creating web pages। और क्या है HTML? फुल फॉर्म है इसका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। यानी कि स्ट्रक्चर से हमारा मतलब ये होता है कि हेडर कहाँ होगा, नेबार कहाँ होगा, सेक्शन कहाँ होंगे, फुटर कहाँ होगा, ये चीज़ें। तो जब तक स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक बढ़िया डिज़ाइन अचीव नहीं कर पाओगे। तो जैसे वेब पेज स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ सर्च करें, इमेजेस के फॉर्म में हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ देखें, हेडर, नैब, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, ए साइड, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर है हमारे। तो कोई भी पेज जब आप बनाओगे तो वो खाली रो बेस तो होगा नहीं, उसमें कॉलम्स भी होंगे, रोज भी होंगे। तो स्ट्रक्चर जो हमारा क्रिएट होता है वो HTML से क्रिएट होता है, ठीक है। HTML consists of a series of elements। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर, जैसे बॉडी एक एलिमेंट है, हेडिंग एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, जितने भी नंबर ऑफ टैग्स हैं वो सब एलिमेंट्स होते हैं। And these elements tell the browser how to display the content। HTML elements label pieces of content such as this is a header and this is a paragraph, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे एलिमेंट के कंटेंट, ठीक है। सो जैसे कि एक पेज अगर हमें बनाना है तो हमें मिनिमम इतना टाइप करना होता है। अब जो बॉडी के अंदर का पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज ऑप्शनल पार्ट, जरूरी नहीं कि हर बार मुझे लिखना होगा, बट इतना पार्ट मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें भी कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको लाइव ले जाने की बात करें तो अभी भी ये इनकम्प्लीट है पेज। इसमें और क्या हो सकता है, जैसे कि HTML एलिमेंट के अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है लैंग्वेज, जिसमें हम लोग इंग्लिश में अगर पेज है तो इंग्लिश लिखेंगे, अगर हिंदी में तो हिंदी आप मेंशन करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आज तक की अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, हिंदी वेबसाइट है, ठीक है। कंट्रोल U प्रेस करिए, जूम करिए यहाँ पर, तो क्या दिखाई देता है HTML में लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट और HI मतलब उसकी वैल्यू है। ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस पेज को हिंदी में रेंडर करना है, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट इंग्लिश में बनी होगी, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और अगर इन्होंने सही से रूल्स फॉलो किए होंगे तो यहाँ पर होना चाहिए। अब इनका पुराना वाला कोड चला, ये देख रहे हैं आप, HTML 4.0 पर चला रहे हैं आज, ठीक है। HTML 4 डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है, बट इनका पुराने पे ही चल रहा है अभी तक। कुछ और ट्राई करेंगे इसकी जगह पर, जैसे कि ANI प्रेस करिए, कंट्रोल U, क्या दिखाई दे रहा है, इंग्लिश, है ना। तो जिस कंट्री की जो भी नेटिव लैंग्वेज होगी उसी के हिसाब से वहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे कोई डिज़ाइन अगर आप अरेबिक में देख रहे हैं तो प्रेस कीजिए कंट्रोल U, तो यहाँ पर क्या लिखा है लैंग्वेज में, AR मीन्स अरेबिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी HTML के जिस पड़ाव पर हम लोग हैं यहाँ ये मैटर नहीं करता, बट जब प्रोफेशनली बात आती है तब यहाँ पर लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी एड ऑन होगा। एक और चीज़ जो भी मिसिंग है हेड के अंदर वो है कंटेंट का टाइप। तो जब आप लोग नोटपैड में कोडिंग करते हैं, अगर आपने फाइल को ध्यान से सेव किया होगा तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा लिखा आता है एनकोडिंग UTF-8, है ना।
तो ये भी हमें लिखना होता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखेंगे फेमस, सभी के अंदर आपको UTF-8 मिलेगा आज तक। Ctrl+U, Ctrl+F और यहाँ सर्च करेंगे UTF-8 मिलेगा, तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे ही देखो यहाँ पर क्लियरली सामने दिख रहा है। ये क्या होता है, आपका जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप देखते हो, ठीक है, चाहे वो इमोजीज हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी HTML एंटिटी जब टाइप करते हो, जैसे कि मैंने लिखा M% पाउंड, तो पाउंड करेंसी का सिंबल क्रिएट होता है, तो ये इसी के ही थ्रू ही पॉसिबल होते हैं, UTF-8 के थ्रू, ठीक है। तो UTF-8 एक ऐसी एनकोडिंग आपकी जो 10,000 प्लस कॉम्बिनेशन को अलाउ करती है। वेब के अंदर आप स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्ड में टॉपिक आएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। तो अभी के लिए इसमें दो चीज़ें मिसिंग है हमारी, ठीक है, जो आगे जाके आपको मिल जाएंगी। फिलहाल इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक टाइप। अब तो सभी को पता होगा ना लिखने का प्रोसेस, है ना। रात को सोया करो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम का टाइम 2 बजे का ही है। एग्जाम में अगर नींद आएगी तो कैसे चलेगा। हाँ, हमेशा आती है। तुम 10 बजे वाले बैच में आते थे तब भी तुम्हें नींद आती थी, अब आ रही तब भी आ रही। थोड़ा बहुत नहीं, इसका मतलब तुम रात में फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सोने पे टाइम स्पेंड कम कर रहे हो, या फिर भाई अपना मैग्नीशियम चेक कराओ, बहुत ज़्यादा कम है तुम्हारा। सही बात है। नींद अगर तुम्हें आ रही है, रात को अगर सो भी रहे हो, तुम कह रहे हो मैं फ़ोन नहीं चलाता हूँ, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ डिफिशियंसी है। तो राइट टाइम इसको चेक कराने का, क्योंकि आगे जाके दिक्कत हो क्या फायदा। हम देखो 9 घंटे यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, उसके बाद हम एकदम बढ़िया बैठे हुए बिना किसी नींद के। तो एक होता है दिमागी तौर पर सोना, एक होता है शारीरिक तौर पर सोना। तुम कौन सा वाला सो रहे हो। दिमाग को अगर रिलैक्स नहीं मिला तो क्या फ़ायदा सोने का, है ना। हाँ, नींद भी 2 तरह की होती है। एक जिसमें आप एकदम जाते हो डीप स्लीप जिसको बोलते हैं। डीप स्लीप जैसे कि आज की डेट में इसको डिकोड किया गया जब से स्मार्ट वॉचेज आई हैं। आप जब भी सोते हो रात को 8 घंटे कोई नहीं सोता वैसे तो सब ज़्यादातर 7 घंटे 6 घंटे ऐसे ही सोते हैं। तो सोना घंटों में मैटर नहीं करता, कितनी देर के लिए गहरी नींद में गए, जब जहाँ आपको कुछ पता ना चले। तो आपकी पूरी 8 घंटे की नींद में सिर्फ 1 घंटा ऐसा होता है जब आपका दिमाग सोता है। और जब दिमाग सोता है तब आपके साथ कुछ ऐसा होता है नींद में, जैसा आप बेड से गिर गए बहुत हाइट से, वो होती है नींद। उससे पहले की नींद नहीं हो, यानी कि आपका शरीर सो रहा है, दिमाग आपका जागा हुआ है। तो जब तक ब्रेन उस लेवल पे ना पहुंचे तब तक फायदा नहीं सोने का। चलो डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, टॉपिक पर आते हैं। चलिए डॉग टाइप। तो ये तो मुझे बताओ सभी को अच्छे से क्लियर है ना, बेस कोड। इसको हम लोग टेक्निकली और क्या बोल सकते हैं, बॉयलर प्लेट, ठीक है। अगर वेब में आपने कुछ भी डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो आपको मिनिमम इतना लिखना होगा कोड। VS कोड होगा, ऑटोमेटिक लिख जाएगा। आप HTML5 लिखोगे, एंटर करोगे, फटाक से क्रिएट हो जाएगा। बट हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि VS कोड पर ये चीज़ आपको आए। आपको नोटपैड पर ये चीज़ फिंगर टिप पर होनी चाहिए कि आपको बोला जाए एक पेज बनाओ, फटाफट सा बेस कोड लिख पाए बिना किसी एरर के। तो इसको क्या बोला जाता है, बॉयलर प्लेट। तो जैसे अगर आप सर्च करोगे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग सबसे टॉप वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आगे निकल के यहाँ पर तो जो अभी बची हुई चीज़ें हमारी वो कौन कौन सी हैं, जिसमें आपको बताया था ना लैंग्वेज, ठीक है। UTF-8 एक रेस्पॉन्सिव अगर बना रहे हो तो आपका ये वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड ऑन होगा, CSS और एक जावास्क्रिप्ट, तब जाके वेब पेज पूरा बन के तैयार होता है। अभी हम लोग HTML के लेवल पर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो समझ आ गया बॉयलर प्लेट। तो कभी इंटरव्यू में आपसे बोलेगा कि बॉयलर प्लेट लिखो, और तुम कंफ्यूज मत हो जाना उसमें कि तुमसे क्या बोल दिया गया। बिल्कुल। तो जावास्क्रिप्ट हमेशा बॉडी में जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ ऐड होती है, CSS हेड में ऐड होती है।
इसके अलावा CSS चलेगी भी नहीं, अगर आप कहीं और डाल दोगे तो काम ही नहीं करेगी, हेड में ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो टर्म क्लियर हो गया। बॉयलर प्लेट नेम ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये 5 के अंदर बहुत ही छोटा सा एक आपका एलिमेंट आपने पास करना है और इस डिक्लेरेशन से आपका डॉक्यूमेंट 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें पहले के टाइम की, तो पहले आपकी बॉयलर प्लेट के अंदर जो डॉक टाइप होता था बहुत लेंदी हुआ करता था और इजीली याद भी नहीं होता था लोगों को। तो ये है 2012 तक की जर्नी जो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो 14 में ऑफिशियल किया गया था, ठीक है, कि भाई आपकी जो वेबसाइट सबसे वो HTML5 में बनेगी, ये सब हमें पता है पहले से। अब यहाँ से मान लीजिए आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो HTML 4.01 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका XHTML, पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने। और वैसे इस फाइल के अंदर आप नीचे देखोगे जाके वर्जन कौन कौन से हमारे, तो क्या लिखा रहा है 1999 में HTML 4.01 एंड 2000 में XHTML 1.2, तो वर्जन दिखाई दे रहा है XHTML यहाँ पर। ठीक है, अब देखो HTML की अगर बात की जाए तो HTML का जो पार्ट होता था उसमें इतना लिखना पड़ता था पहले, जहाँ 5 में सिर्फ इतना लिखते हो, पहले इतनी कहानी और बतानी पड़ती थी आपको। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, बट उस ज़माने में लोग याद रखते थे इसको भी। फिर XHTML आया तो इसमें और लेंदी हो गया ये चीज़। तो बताओ कौन सा ज़्यादा सही, जो लेटेस्ट पढ़ रहे हो वो सही है कि नहीं? खाली डॉक टाइप बताओ, काम खत्म। तो उससे पहले इसको सब बताओ कहानी, 1999 से लेके सारी वेबसाइट के नेम वगैरह सब बताना पड़ता था। तो तुम लेटेस्ट वाले में सबसे बढ़िया। चलिए, तो ये पार्ट हमें क्लियर हो गया। डॉक टाइप ज़रूर लगाइएगा, वैसे तो 5 में ही रेंडर होगा, लेकिन लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपके स्कोर नहीं कम होगा, मतलब पॉइंट्स नहीं घटेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपकी कोई वेबसाइट बनने के बाद लाइव आती है ना, तो गूगल क्या करता है, उसको स्कोर देता है कि आपकी वेबसाइट किस स्कोर में आती है। अगर स्कोर कम होगा और कल को आपको अगर पेड मार्केटिंग करनी होगी तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, और अगर आपकी वेबसाइट का स्कोर बहुत अच्छा होगा कि 10 में से अगर आप 8 स्कोर कर रहे हो, 9 स्कोर कर रहे हो, तो मार्केटिंग उतनी कम हो जाएगी आपकी, पेड मार्केटिंग, यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे उस वाले टॉपिक को समझेंगे। फिर आता है HTML। HTML एलिमेंट इज़ अ रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। अगर ये नहीं लगाओगे तो पेज ही कंसिडर नहीं होगा। ऑफलाइन में कंसिडर होता है, ऑनलाइन में नहीं होता है। हेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये कंटेन करता है आपके मेटा इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पेज से रिलेटेड होती है, जैसे कि पेज का टाइटल क्या हो सकता है। हेड से जो बॉडी में कुछ विजिबल होता है, बॉडी में नहीं, जो हमारे पेज के टाइटल में विजिबल होता है वो सिर्फ टाइटल वाला पार्ट ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने दिखा था UTF-8, वो आप लिखोगे या मेटा व्यू पोर्ट लिखोगे तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होंगे आपको। हेड से सिर्फ और सिर्फ हमें ब्राउज़र में टाइटल ही डिस्प्ले होता है। टाइटल कुछ भी हो सकता है जो भी आप डिफाइन करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए, सर्चर इंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जैसे कि एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, इसके बाद हेड कंटेन करता है टाइटल को। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। बॉडी, यानी कि जो भी हम यहाँ डिस्प्ले देखते हैं ब्राउजर के अंदर वो बॉडी से आता है। Body element defines the document's body and is a container for all visible content such as heading, paragraph, images, hyperlinks, tables, list, etc. इतना पढ़ने के बाद इनमें से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं लग रहा जो आपने नाम ना सुना हो? हाइपरलिंक क्या होता है? हाँ, लिंक्स। अच्छा, नहीं वो मतलब एक एग्जांपल नहीं हुआ, मतलब किसी भी तरह की कनेक्टिविटी पेज के अंदर, मतलब लिंकिंग, दैट इज अ हाइपरलिंक। बोलते हैं ना AHREF, यानी कि हाइपर रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट H1।
यानी कि एलिमेंट्स डिफाइन अ लार्ज हेडिंग, ठीक है। और लास्ट क्या है, पी, एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। तो यहाँ तक का पार्ट आई गेस क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि जो भी आप कोई टैग यहाँ कॉल करते हैं वो एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट दो तरह के मिलेंगे आपको, एक जो स्टार्ट होगा और एंड भी होगा, और एक ऐसा एलिमेंट भी मिलेगा जो स्टार्ट तो होगा बट क्लोज नहीं होगा। ऐसे हम लोग कौन कौन से एलिमेंट अब तक पढ़ चुके हैं, नाम बताओ। HR, उसके बाद एक ही पढ़ा, IM की टैग नहीं पढ़ा, फॉर्म के इनपुट टैग नहीं पढ़े हमने, इतने सारे इनपुट पढ़े हमने जो बंद ही नहीं होते। IMG एलिमेंट हो गया ना, SRC तो उसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इनपुट के जितने भी हम लोगों ने वो पढ़े हैं टाइप्स, इनपुट टाइप, टेक्स्ट, ईमेल, जो भी आपने पढ़ा, रेडियो, चेक बॉक्सेस, कलर, डेट, सारे के सारे क्या है, स्टार्ट होते हैं लेकिन बंद नहीं होते। कोई भी नहीं बंद हुआ ना, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा आता है जैसे कि टेक्स्ट एरिया, स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। फिर कौन सा आता है, सेलेक्ट एलिमेंट, लेकिन इनपुट टाइप जो होते हैं वो बंद नहीं होते, वो हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरह के एग्जांपल्स। सो एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग इन बिटवीन सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। सो जैसे कि टैग नेम लाइक हेडिंग या पैराग्राफ इन बिटवीन कंटेंट, और वो क्लोज होगा इस तरह से। अब क्लोज ना हो तो क्या होता है, अगर हम किसी एलिमेंट को क्लोज ना करें तो क्या रेपोकेशन होंगे उसके, अगर किसी एलिमेंट को खुला छोड़ दोगे तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगे उसके, या क्या रेपोकेशंस आप उसके देखोगे अगर बंद नहीं करते हो तो। वो टाइटल के केस में होता है वो तो टाइटल के केस होगा ना, टाइटल को हमने बंद नहीं किया। अब मान लीजिए कि आपने जैसे एक फॉन्ट एलिमेंट लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने कलर सेट किया, लेकिन फॉन्ट एलिमेंट को आपने बंद नहीं किया, तो पेज में जहाँ तक भी टेक्स्ट होगा वो ओवरफ्लो होगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसलिए क्लोजिंग ज़रूर कर दें, ताकि मैंने मान लो अगर एक हेडिंग को बोला है अलाइन सेंटर, अब आपने उस अलाइन सेंटर वाले हेडिंग को क्लोज नहीं किया तो वो अपने नेक्स्ट वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, वो उसको भी सेंटर में लेके जाएगा। फिर वो प्रॉपर्टी अगर वो सेकंड हेडिंग क्लोज हुआ होगा, ठीक है, अदरवाइज वो सेकंड वाला तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। एक चेन रिएक्शन होती है कि भाई हम 3 लोग एक क्यू में खड़े, एक ने पुश किया सारे, है ना, लेकिन अगर एक उसमें से हट जाए क्यू में से तो क्या होगा, वो चेन रिएक्शन ब्रेक होगा। इसलिए क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ना। चलिए, तो ये पार्ट अपने क्लियर। सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक द BR, ठीक है, BR से ब्रेक करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हम लोग इसमें। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग, बट 2014 से पहले की अगर बात की जाए तो एम्प्टी एलिमेंट्स भी क्लोज होते थे। किस तरह से, उसके लिए हमें XHTML में आना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पर BR लगाया तो BR ऐसे क्लोज होता था, ठीक है। अगर हाँ स्पेस स्लैश इस तरह से, अगर आप IMG टैग भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ बंद करना पड़ता था। देखो बंद हो गया अपना आप, जबकि मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिखा, स्लैश अपना आप आ गया। तो पहले ये टैग भी बंद होते थे, ठीक है, लेकिन मॉडर्न उसमें आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। HTML5 सबसे बढ़िया है, कम लिखो बड़ा आउटपुट लो। चलिए पेज के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं। वेब ब्राउजर्स जो है, द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ वेब ब्राउजर्स, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे मेजर आपको यहाँ दिख जाएंगे, लिखा रहा है ना मेजर, यानी कि जो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, क्रोम, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अदर में जैसे आप देखो ओपेरा, ब्रेव, इस तरह के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब जैसे जो मोजिला है इसको हम लोग जानते हैं फायरफॉक्स के नाम से, है ना। इसी तरह से आपका
अगर हम लोग पूरी लिस्ट की बात करें, लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे आपको वेब ब्राउजर्स मिलने वाले हैं। देखो कॉनकोर के नाम से आपको मिलेगा, अमाया के नाम से मिलेगा, फ्लॉक के नाम से आपको मिलेगा। ऐसे आपका और ब्राउजर्स आया करते थे, जैसे कि आप जानते हैं ना फायरफॉक्स, ऐसे आता है वाटरफॉक्स। वाटरफॉक्स ब्राउज़र है, ये हैकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपको डार्क में जाना हो तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वाटरफॉक्स का, लेकिन इस रास्ते पे जाने का नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं जलना कैसे, तो फंस जाओगे। तो फायरफॉक्स जो हम लोग एथिकल के लिए यूज़ करते हैं, अनएथिकल के लिए हम लोग वाटरफॉक्स का यूज़ करते हैं। काम दो नहीं कर सकते उससे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अ ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले दी HTML टैग। आपने नोटिस किया होगा हम लोग इतने जो एलिमेंट्स लिखते हैं इनमें से एक भी ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता। हमें सीधे उसका रिजल्ट मिलता है कि भाई अगर आप लिखा H1, इन बिटवीन कोई मैसेज लिखा हमने और क्लोज किया, तो मैसेज प्रिंट होगा, H1 प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर मैं आपको कैसे दिखा पा रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि ये भी तो ब्राउज़र में ही आ रही है ना। तो ये एडवांस पार्ट हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसमें CSS भी लगा हुआ है। अगर आप पीछे देखोगे तो मैंने ये जो एरिया बनाया है, तो आपको ने फॉर्म के अंदर क्या पढ़ाया था, टेक्स्ट एरिया, है ना। अगर हम यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखो टेक्स्ट एरिया की कोडिंग है। टेक्स्ट एरिया में मैंने एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया है, रीड ओनली प्रॉपर्टी में पढ़ी है, यानी कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते उसको। इसी की वजह से ये आपका जो एलिमेंट है प्रिंट हो पा रहे हैं सारे, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होते हैं। अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, जैसा लिख दिया वैसे आउटपुट आ रहा है। तो ये इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ब्राउजर में क्लिक करके रिजल्ट भी दिखा सकूं और उसके लिए क्या कोड लिखा गया है वो भी दिखा सकूं, ठीक है। तो इंटरव्यू कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो हमें प्रिंट करना हो, ठीक है, तब क्या तरीका रहेगा। तो जैसे अगर मैं रीड ओनली का इस्तेमाल ना करूं तो मैं ये कोड लिख लिख के परेशान हो जाऊंगा। क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले कराने के लिए %LT लेस देन, फिर %GT ग्रेटर देन, बार बार आप LT GT लिखते रहोगे इसमें, तब जाके ये आउटपुट आएगा। बट खाली रीड ओनली लिखने से क्या हुआ, जो आपने कोड लिखा एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक है। पेज का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगर हम सिंपल HTML की बात करते हैं तो HTML में सिर्फ इस तरह से बनता है। आप लैंग्वेज के साथ बिगिनिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, सबसे पहले हेड ओपन करेंगे जिसके अंदर टाइटल कंटेन होता है, देन बॉडी ओपन करेंगे, जो डिस्प्ले कराना है वेब ब्राउजर के अंदर वो आप यहाँ लिखते हो। तो जो ग्रे वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा हिडन पार्ट जो कभी दिखता नहीं है, और जो वाइट वाला पार्ट है वो होता है विजिबल पार्ट, क्योंकि जो बॉडी में लिखते हैं वो हमें दिखता है। कलर से मैंने ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। The content inside the body section will be displayed in a browser. The content inside the title will be shown in the browser's title bar or in the pages tab. History की बात करेंगे तो 1989 में टिम बर्नर-ली ने इंट्रोड्यूस किया था या इन्वेंट किया था www, जिसको आप लोग जानते हो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से, ठीक है। In 1991 टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया HTML, then 1993 HTML+, और 1995 से ऑफिशियली यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 3 में सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स बनी पहले के टाइम में, और जब ये 4.01 को इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में, ये वेब डिज़ाइनिंग कम्युनिटी के लिए वर्स्ट नाइटमेयर के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि जो बनाओ कुछ और बनता है। आपने लिखा इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कोड, बढ़िया चल रहा है। अब किसी बंदे को पसंद है फायरफॉक्स, उसने मौजिला में चला लिया, वहाँ पे कुछ और आउटपुट आ रहा है। इसी वजह से W3C ने, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, उन्होंने इमीडिएट एक रिलीज निकाला XHTML, जहाँ पर ये फ़ायदा हुआ XML को मिक्स किया गया इसके अंदर। इसी वजह से वो टैग जो होते हैं ना क्लोज होते हैं आपके, BR या IMG टैग जो हमने देखा। इसको करने से क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम जो सभी ब्राउज़र के साथ आ रही थी कि ये चल रहा है ये नहीं चल रहा है, वो फिक्स हो गया प्रॉब्लम। और ये सबसे लंबा चला फिर 2014 तक, ठीक है। 14 में जाके फिर HTML5 को ऑफिशियल किया गया, क्योंकि 8 में इंट्रोड्यूस तो हुआ HTML, लेकिन इसके साथ ही वही प्रॉब्लम, क्रोम में कुछ और चल रहा है, फायरफॉक्स में कुछ और है, ओपेरा में कुछ और है, सफारी में कुछ और है।
तो एक ना वेब ब्राउज़र बड़ा फेमस हुआ था, शायद मैं देखता हूँ उस लिस्ट में आएगा नेम, मैक्सटोन करके एक ब्राउज़र आता था, ये 2005 में आया था। और मैक्सटोन का जब 2.0 आया, इसने उस जमाने में भाई जैसे इंट्रोड्यूस हुआ HTML5 के सारे सपोर्ट दे दिए थे। तो मैंने जो पूरा ये 5 सीखा था, मैंने इस ब्राउज़र में ही सीखा था मैक्सटोन के अंदर, जो कि बाकी किसी में टैग चलते ही नहीं थे, कुछ भी लिखने जाओगे आउटपुट ही नहीं आ रहा है, ये ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दिस एलिमेंट, तो कहाँ सीखे। तो ये एक ब्राउज़र हुआ करता था जिसपे सारी चीज़ें के सीखी गई, इसी में चलती थी सारी चीज़। और 14 पे लाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अपना 5.2। वैसे 5 ही कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि 0.2 वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर बग फिक्सेस थे और कुछ नहीं था। तो अभी ये मान के चलिए कि अगर हम लोग बात करें HTML6 कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या लिखा रहा है 2025 से 2028 के बीच में आने की इसकी संभावना है, ठीक है। तो 25 का फोरकास्ट ये हर साल ये दिखाएगा। जैसे अगर आप पहले चेक करते, पिछले साल में तो लिखा था 24 से 28 के बीच में, उससे पहले अगर आप चेक कर देखा था 23 से 28 के बीच में। लेकिन अभी 5 ही कंप्लीट नहीं है, अभी भी 5 में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बची हैं। जैसे कि अगर हम लोग W3C के ऊपर आते हैं और वैलिडेशन में अगर हम लोग आते हैं, इतने सारे अपडेट्स जो है वो इसके जा चुके हैं। अब यहाँ जाइए डॉक्यूमेंट टाइप, ये देखिए इतने अपडेट जा चुके हैं इसके। और HTML5 पर क्या लिखा हुआ है, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। बहुत पहले 2000 आई थिंक 15-16 में 6 को लाने की बात चली थी कि 6 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पूरी वेब कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई पहले 5 तो पूरा कर लो, ढंग से ये चला नहीं, तुम 6 की बात कर रहे हो। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, इसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन कम्युनिटी लगी हुई है एक नए अपडेट के ऊपर, ठीक है। और ये 5 का ही एनहांसमेंट मिलेगा आपको। जैसे एग्जांपल आपने समझा होगा, जब हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन। उसका मतलब क्या था, जैसे आपने लिखा रीड ऑनली, तो सिर्फ इतने से काम हो गया। लेकिन अगर हम बात करते HTML के अंदर या HTML वाले वर्जन के अंदर जो 4 था, तो वहाँ पर वही चीज़ 2 बार लिखनी पड़ती थी, रीड ऑनली इक्वल टू रीड ऑनली, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड। इसी को क्या किया गया, HTML5 में मिनिमाइज किया गया, इसलिए फेमस हुआ एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन के नाम से। यानी कि जब बात एक ही कहनी है तो 2 बार क्यों कहे। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट इक्वल टू सेलेक्ट, तो उसका कोई सेंस नहीं था। हेलो, हाँ जी, तो रोने दो, उससे क्या दिक्कत है, रोने दो उसको। तो फिलहाल 17 के बाद से टिल डेट तक यानी 2025 में हम लोग अभी यहाँ पर आज की डेट में है, और अभी तक इसका कोई और नया अपडेट नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी बात। अब बात करते हैं एडिटर्स की। एडिटर्स यानी कि अगर आप विंडो यूज़र हैं तब आपने क्या यूज़ करना है, नोटपैड। A simple text editor is all you need to learn HTML. Web pages can be created and modified by using professional HTML editors, जैसे कि VS Code होता है, प्रोफेशनल एडिटर में काउंट किया जाता है। आपका कॉफ़ी कप के नाम से आता है, नोटपैड प्लस प्लस के नाम से आता है, सबलाइम एडिटर भी होता है मार्केट में, ड्रीम वीवर भी होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब सोचो कि ये जिस हम लोग ड्रीम वीवर की बात कर रहे हैं, ये उनके लिए वरदान है जिनको कोडिंग करना नहीं आता। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर आपने बोला मुझे एक HTML फाइल बनानी है, देखो कोड अपना आप आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब आप कहते हो भाई मुझे जो है एक टेबल बनानी है, ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। यहाँ से कितने रो कितने कॉलम चाहिए आपको, पीछे अपना सारे TR-TD सब लिख लेगा मुझसे, है ना। तो ड्रीमवीवर भी एक प्रोफेशनल एडिटर में ही आता है और एडोबी ने इसको बनाया, ठीक है। बट
अब मान लो कि आपने टेबल तो बना लिया, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं कि टी आर यहाँ पर क्या है, टी डी यहाँ पर क्या होता है। लेकिन अब आपको कोड सीखने के बाद ये पता है कि टी आर क्या होता है, टेबल रो, टी डी क्या होता है, टेबल कॉलम या टेबल डिस्क्रिप्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसलिए कोडिंग आना ज़रूरी है। कोड सीखने के बाद आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल करो, आपका फंडामेंटल क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर इन एडिटर का इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार आप फंसते हो फ्रंट एंड के अंदर कि आपको यहीं जाके ठीक करना पड़ेगा, और यहाँ से आप फेमिलियर अगर नहीं होगे काम नहीं कर पाओगे। तो कोड पे एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, फिर आपको किसी एडिटर की ज़रूरत भी नहीं रहती, सीधी सी बात तो ये है। बट जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जैसे आपको कोई इमेज कॉल करना है तो आप यहाँ जाओगे, देखो जैसे किसी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में कोई इमेज ओपन करते हो, यहाँ जाओ, चूज़ करो कौन सी इमेज आपने डालनी है, तो इमेज का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। या जैसे आपने कोई फॉर्म बनाना है, तो देखो फॉर्म भी इसके अंदर पहले से बना बनाया है। इसके अंदर मुझे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड बनाना है, मैंने यहाँ पर लिखा एफ नेम, लेवल फर्स्ट नेम, ठीक है, और हमने इसको ओके कर दिया। देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट की कोडिंग अपने आप हो गई। यही तो हम लोग सीख रहे हैं, मैनुअली लिखना। चलिए, तो नोटपैड पर हमें ये काम कर रहे हैं। However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad for PC and TextEdit for Mac. तो दो ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, एक विंडो बेस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। विंडो को टेक्निकली मार्केट में बोला जाता है IBM मशीन, IBM, ठीक है, IBM मशीन, विंडो कंप्यूटर को IBM बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका iMac, ठीक है, यानी कि मैकिंटोश एप्पल का। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है। So we believe that using a simple text editor is a good way to learn HTML. So follow the steps below to create your first web page with Notepad or TextEdit. So in Windows, ठीक है, विंडो 8 या उससे बाद की हम लोग बात करें टिल डेट तक की जितनी भी है, आपने अपनी स्टार्ट स्क्रीन पर आना है, ठीक है, और वहाँ पर नोटपैड टाइप कर देना है। या फिर आप क्या करोगे, उससे पहले वाली इसमें स्टार्ट में प्रोग्राम्स में एक्सेसरीज में जाकर नोटपैड को चलाओगे। सबसे बढ़िया तरीका, विंडो आर प्रेस करो, नोटपैड यहाँ पर टाइप करो और एंटर कर दो, कोई भी विंडो किसी भी तरह की, सब में काम करेगा। इसी तरह से मैकिंटोश में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको फाइंडर में आना है, एप्लीकेशंस में आना है और टेक्स्ट एडिट में आना है। अब फाइंडर क्या है, फाइंडर मैकिंटोश के अंदर यही चीज़ होती है जो हमारे पास नीचे सर्च है। मैक विंडो का रिवर्स है, अगर यहाँ लेफ्ट बॉटम में सर्च है तो मैक में राइट टॉप पर सर्च होगा, और वहाँ जाके हमने टेक्स्ट एडिट लिखना है, आपका टेक्स्ट एडिट ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर नोटपैड का नाम टेक्स्ट एडिट हो गया। बाकी फाइल जैसे नोटपैड में आप सेव करते हो, उसका क्या करते हो, टाइप चेंज करते हो, वैसे वहाँ पर भी आपको टाइप चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें, ऑल्सो चेंज सम प्रेफरेंसेस टू गेट द एप्लीकेशन टू सेव फाइल करेक्टली इन प्रेफरेंसेस फॉर्मेट, चूज प्लेन टेक्स्ट एंड देन अंडर ओपन एंड सेव, आपको वहाँ पर जाके अपना डिफाइन कर लेना है। तो इस तरह से हमने मान लीजिए कोड लिखा नोटपैड के अंदर, फाइल को हमने सेव करना है। सेव एज करते वक्त आपको ध्यान रखना है index.html जैसे हमने यहाँ पर नेम डिफाइन किया, आप M या L दोनों ही लगा सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। .htm सबसे पहली प्रैक्टिस थी जब HTML का फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये 2000 तक चला। 2000 के बाद से L का इस्तेमाल करने लगे हम लोग, ठीक है, जब नया अपडेट आया। आप आज की डेट में M से फाइल बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल है, चला सकते हो। इसके बाद दूसरा में क्या ध्यान रखना है, एनकोडिंग, ये UTF-8 ही होना चाहिए। वैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड की भी आती है, लेकिन उसमें सपोर्ट कम हो जाता है, 256 कैरेक्टर ही वर्क करेंगे। UTF जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 10,000 प्लस कैरेक्टर्स को अलाउ करता है। कैरेक्टर्स क्या होता है, कैरेक्टर मैप, ये जितने भी आप कैरेक्टर्स यहाँ देख रहे हो, हर एक फॉन्ट के साथ आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, ग्लिफ आइकन, सुना नहीं सुना? नहीं सुना? जब कोई फॉन्ट डाउनलोड करने जाता है उस पर लिखा आता है ग्लिफ। ग्लिफ्स क्या होते हैं, वो यही चीज़ होती है कि यानी कि वो सिंबल्स जो कीबोर्ड पर नहीं है, वो सिंबल भी आप बना सकते हो। इसी के लिए UTF-8 का इस्तेमाल होता है। अब जैसे आपको 1/2 लिखना हो, क्या आप लिख पाओगे कीबोर्ड में? कोई ऐसा तरीका है? नहीं है ना। चलो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर,
और इसको हमें लिखना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सेलेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, कॉपी बटन एक्टिव हो जाएगा आपका, और आपको जहाँ लिखना होगा आप वहाँ लिख पाओगे। जैसे कि मैं नोटपैड एक ओपन कर लेता हूँ, अब ये कीबोर्ड से लिख के दिखाओ, नहीं होगा। अब कीबोर्ड से अगर लिखना है तो आपको यूज़ करना होगा उस कंडीशन में स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, ऑल्ट प्लस 0189, ट्राई करके देखो, ऑल्ट प्लस 0189, ठीक है। तो कीबोर्ड पे तो सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, इसके अलावा तो बाकी चीज़ें आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन्हीं के फिर आपके एंटिटीज आती है, हर एक जितने फॉन्ट आप डालोगे उतने ग्लिफ्स आएंगे, सबके अपने अलग। जैसे सबसे ज़्यादा सिंबल्स किस में आते हैं, विंगडिंग्स, देखो सारे सिंबल ही सिंबल है। अब आपको ओम लिखना हो आप ढूंढते रहोगे, लगे रहोगे जुगाड़बाजी करने में, ठीक है। लेकिन फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, ऑल्ट OF, यहाँ जाके विंगडिंग, और उसके बाद ये देखो बन गया, है ना। और ये वेक्टर का वेक्टर है, जो मर्जी साइज करो, जो मर्जी कलर करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ये होता है। फिर आता है वेबडिंग्स, इसके अंदर आपको और अलग अलग तरह के सिंबल मिलेंगे। जो आप जब कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हो तब आपको बड़ी ज़रूरत पड़ती है इस तरह के सिंबल्स की, जिससे आप देख सकते हो मेल फीमेल के सिंबल यहाँ बने हुए हैं, एक्सेसिबिलिटी के यहाँ सिंबल बने हुए हैं, ठीक है। तो हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। अब ऐसी चीज़ों के लिए आप लोग मेहनत करते हो बहुत ज़्यादा, ये सब करने की ज़रूरत होती नहीं है। बस यहाँ जाओ, यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, ये विंगडिंग्स हो गया है, ये वेबडिंग्स के अंदर आ गया, देखो क्लाउड का सिंबल हमारा सनराइज का बन के आ गया। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, समझा। यूट्यूब 8 ये सारे सिंबल्स अगर आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं इसके लिए यूज़ करें। तो टिप आपके लिए यहाँ पर, यू कैन यूज़ ईदर .htm और HTML एज फाइल एक्सटेंशन, देयर इज़ नो डिफरेंस, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको किसके साथ जाना है। अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो आप L के साथ जाओ, ठीक है, लेटेस्ट है, क्योंकि नहीं पता कल को बंद हो जाए सपोर्ट तो आपका पेज डिसमिस हो जाए, सो बेटर इसके लेटेस्ट के साथ चलिए। नेक्स्ट, व्यू दी HTML पेज इन योर ब्राउज़र। सो आपने क्या करना है, ओपन द सेव्ड HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउज़र, डबल क्लिक ऑन द फाइल और राइट क्लिक एंड चूज ओपन विद। तो जहाँ पर भी हमारी फाइल सेव होती है तो वहाँ पर हमारी इस तरह की फाइल क्रिएट होती है ना क्रोम आइकन के साथ। तो इसको आप यहाँ से, अगर आपको क्रोम में नहीं चलाना है तो आप यहाँ से अपना ब्राउज़र चूज कर सकते हो। अब हो सकता है आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र जो है वो डिफरेंट हो, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में यहाँ आने के बाद इसको आप चेंज कर सकते हो कौन से ब्राउज़र पर चलाना है। हो सकता है किसी के कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट एज चल रहा हो, किसी का ब्रेव हो, क्योंकि जब भी आप कोई ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो वो आपसे एक काम करा लेता है कि मुझे डिफ़ॉल्ट ऐप बना दो अपना, आप जल्दबाजी में बना देते हो। उसके बाद क्या होगा, आपका फिर जब भी कोई डिफ़ॉल्ट खुलता है वो वही ब्राउज़र होगा जो लेटेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे आज की डेट में क्या है ना, HTML5 के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी सभी ब्राउज़र में चलती हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि इसका रिजल्ट पर्टिकुलर ब्राउज़र में ही आएगा। एक दो चीज़ें हैं आज भी जो सफारी में काम नहीं करती हैं, सफारी जो एप्पल का डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हें फाइल सेव करने में बड़ा चैलेंज आया था स्टार्टिंग में, तो आई थिंक यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या क्या करना है। फाइल बनाना है, फाइल का नेम और ब्राउज़र में ओपन करना है उसको। बेसिक्स डिस्कस करते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी का, अच्छी साइज है, क्लियर। हाँ जी, चलिए बेसिक्स की बात करेंगे। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, ये हमने ऑलरेडी समझ ही लिया अपना। आपने अपनी रूट लैंग्वेज को ऑन करना है, देन बॉडी के अंदर जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो करा सकते हो। अब जब तक कि हमारा पेज लाइव नहीं जा रहा है, आप हेड लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे हेड मिसिंग है, ठीक है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन
represents the document type and helps browser to display web page correctly. नहीं तो क्या होगा, वेब ब्राउज़र फिर अपने हिसाब से चीज़ों को रेंडर करना स्टार्ट करेगा. बट मॉडर्न जो हम लोग 2025 के अंदर बैठे हुए हैं, तो अब ब्राउज़र आपका 5 ही कंसिडर करता है डिफ़ॉल्ट. इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग्स. अब मेरा इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको लगाएं ही ना. ध्यान रखना, अगर नहीं लगाओगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे. ठीक है, ये लगाना मैंडेटरी. नहीं लगाओगे फ़र्क विजुअली कुछ नहीं पड़ेगा कि भाई स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. आपका स्कोर जो होगा जब पेड ऐड करने जाओगे तब दिक्कत आएगी. दिस डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव एंड द HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 वर्जन. ध्यान रखना है, बिफोर एनी HTML टैग सबसे टॉप में सबसे पहले आपने यही लिखना है. ये आपको स्मॉल में भी मिल सकता है, कैपिटल में भी मिल सकता है. जैसे अगर हम लोग यहाँ सर्च करें आज तक Ctrl+U, तो यहाँ देखो कैपिटल में है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको स्मॉल में. ये देखो, है ना. तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलता है, होना चाहिए. Headings. HTML headings are defined with the H1 to H6 tag. One larger size produce करेगा 6 smaller size. H1 defines the most important heading, H6 defines the least important, यानी कि जिसकी बिल्कुल भी importance नहीं है वो जाएगा 6 तक. ठीक है. One the most important जो आपका कीवर्ड हो, भाई जिसको आप चाहते हो कि अगर कोई यूजर ये लिखे तो मैं सबसे पहले दिखाई दे जाऊँ, वो चीज़. पैराग्राफ्स. HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद P टैग. तो ये आपका पैराग्राफ क्रिएट होगा इसके थ्रू. लिंक्स, आपने इसके लिए क्या यूज़ करना है, A एलिमेंट का यूज़ करना है. href. अच्छा मुझे इसमें बताओ, A एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है A का? तो इमेज में होता है ना, और इमेज में तो ALT सेकेंडरी होता है. सबसे पहले तो सोर्स होता है ना सोर्स नहीं होता ALT क्या करेगा, href. ठीक है, हम A एलिमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तुम्हारे सामने ही है, कंफ्यूज क्यों है? अच्छा जान उसके, चलो सही है. ठीक है, टारगेट इज आपका सेकेंडरी है. आपको अगर लगता है कि मुझे नए पेज में ओपन करना है तब आप लगाओगे. तो कब जरूरत पड़ेगी मुझे सेकेंडरी की, इसकी ये बताओ, टारगेट ब्लैंक की. आपने कोई वेबसाइट बनाना है, आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आपसे कोई क्लाइंट वेबसाइट बनवा रहा है, तो उसके डिजाइनिंग में कहाँ इस्तेमाल करोगे टारगेट ब्लैंक? नहीं, हमेशा ध्यान रखो, इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम किसी एक्सटर्नल लिंक की बात करते हैं. ठीक है, अब मान लो जैसे कि वेबसाइट में आप देखते हो जनरली सोशल मीडिया के हैंडल आपके कनेक्टेड होते हैं, फॉलोअर्स. ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इस तरह से. तो वो कभी भी सेम पेज पर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम पेज पर खुल जाएगा तो आपकी वेबसाइट रिप्लेस हो जाएगी उसके साथ. और एक बार वो इंस्टा में गया या यूट्यूब में गया वापस तो आएगा नहीं लौट के, है ना. तो इसलिए अपना पेज सेफ रखना होता है, उसको नए पेज पर खोलना होता है. तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे, मैंने गूगल अगर ओपन कराया तो मैंने उसको क्या बोला कि वो एक नए टैब में खुले, मेरा पेज एज इट इज वहीं का वहीं रहे. ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्लैंक कब लगाते हैं, जब एक्सटर्नल लिंक जब हम लोग कोई एक्सेस कर रहे होते हैं. अपनी वेबसाइट का कोई पेज है तो सेम पेज से रिप्लेस कराते जाओ, नहीं तो आप उसका पूरा पेज ही भर दोगे, ऊपर टैब खुलते रहेंगे हर एक बार. अब तुम्हारी वेबसाइट में 100 पेज हैं तो 100 टैब खुल गए. इससे क्या होगा, तुम्हारे बाकी के जो 99 टैब्स खुले हुए हैं वो भी अपना लोड बना रहे हैं सर्वर के ऊपर, और जो पेज आप विजिट कर रहे हो उसका भी लोड है. तो इसलिए पेज को रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि सर्वर के पास लोड कम हो. पहला पेज भी खुला रहेगा, नया पेज भी खुलेगा, तो सर्वर पर लोड ज़्यादा होगा. समझ गए? तो गूगल क्या करता है, अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत तेज है. मैं एक एग्जांपल आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए.
देख रहे हो इन टैब के ऊपर क्या आ रहा है, डॉट 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 बना रहा है, ठीक है, नोटिस करो यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गूगल को ये दिख रहा है कि इस ब्राउजर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसने क्या करा, उनको फ्रीज कर दिया, यानी कि वो इस पर्टिकुलर टैब का लोड ही नहीं लेगा अपने पास। यानी कि यहाँ पर भले से मेरा जीमेल खुला हुआ है लेकिन जीमेल का टैब एक्टिव नहीं है, तो टैब एक्टिव नहीं तो वो अपना आप डेड है वहाँ पर। जैसे बस टैब को क्लिक होगा तभी रिक्वेस्ट चली जाएगी गूगल के पास कि भाई बंदा एक्टिव हुआ है पेज के ऊपर। अब वो है ही नहीं वहाँ पर, वो पेज एक्टिव है। तो ऐसे तो भैया सब दुनिया में, इंडिया की अगर बात करें तो पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं, सबके फ़ोन में जीमेल डला हुआ है, सारे लोगों का लोड आता रहेगा हर वक्त। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम के बाद आइडियल मोड में भेज देते हैं यूज़र को और बंद कर देते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कोई नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, नेट बैंकिंग में आपने नोटिस किया होगा कि आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन छोड़ दो, आप कुछ भी करने जाओगे तुरंत लॉग आउट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इसलिए लगाया जाता है। तो बैंकिंग के केस में हम लोग लॉग आउट ही करा देते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग के केस में लॉग आउट नहीं होता, लेकिन फ्रीज हो जाता है यूज़र। 10 मिनट के बाद वहाँ से कोई रिक्वेस्ट ना आएगी ना जाएगी। चलिए, तो टारगेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक्सटर्नल लिंक के लिए अपनी ही वेबसाइट का कुछ कंटेंट के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अरीना ने अपना नया इंटरफेस रिवैम्प किया है, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया। ये देखिए, अब यहाँ से अगर हम किसी भी पेज को विजिट करते हैं, जैसे कि कोर्सेज, उसको बंद करो, ठीक है। तो देखो चेंज हो रहा है डेटा, गेम डिज़ाइन चेंज हो गई चीज़ें। पहले की जो वेबसाइट थी और अब की जो वेबसाइट, उससे डिफरेंस क्या हुआ। एक तो डेटा कब चेंज हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, देख रहे हो। मैं जैसे यहाँ से क्लिक हुआ UI UX डिज़ाइन, ऊपर कोई लोडिंग ही नहीं है, क्योंकि अब जो वेबसाइट बनाई इन्होंने, जो हम कब से इनसे कह रहे थे नई टेक्नोलॉजी ऑप्ट करो। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप जीमेल के अंदर हो, जीमेल के अंदर रहते हुए अगर हम यहाँ से कहीं पर भी जाना चाहें या किसी भी मैं टैब पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट डेटा आ जाता है, ना कि पूरा जीमेल पर लोडिंग चलती है। बाहर आंधी तूफान आएगी क्या? इसको करंट खास ये तो बंद पड़ा है। हाँ बंद है, बाहर आंधी तूफान आया पक्का भयंकर। इसके टर्बो खुल गए, बंद भी एकदम ही हो गया। तो इधर देखिए, तो यहाँ पर बिना किसी लोडिंग के आपका डेटा चेंज होता रहेगा इस तरह से। तो आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या जब आप कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म विजिट करते हो, फेसबुक वगैरह, आप उसमें कोई क्लिक नहीं करते हो, ठीक है। क्लिक करते हो किसके लिए, जैसे किसी को आपने लाइक किया या कुछ आपने कमेंट किया तो बात है, नहीं तो स्वाइप में काम चल रहा होता है ना, कोई बटन ही नहीं है। क्योंकि अगर मैंने वहाँ पर ये काम करने के लिए बटन्स दे दिए तो कोई भी विजिटर वहाँ पर घंटों टाइम स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपको बड़ा बोरिंग वाला काम लगेगा, यार कौन टैप करे बार बार उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, टाइम वेस्ट करने का ससुरे थे, बस बंदे को ऐसे टाइम लाइन में उलझाओ फीड के अंदर कि वो चलता रहे प्रोसेस, और आपका घंटे कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है उसके अंदर, एक एल्गोरिदम उन्होंने लगाई है जो आपके इंटरेस्ट को फाइंड करती है। उसका काम क्या है, आप इंस्टाग्राम पर हो, कोई एक रील देखो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देख लिया वास्तु से रिलेटेड, किसी ने देख लिया UI UX से रिलेटेड। अब आप देखना एल्गोरिदम इतनी क्विक काम करती है कि उसको समझ में आ गया इस बंदे ने अगर 1 या 2 मिनट मेरी ये रील देखी है तो 1 या 2 छोड़ने के बाद नेक्स्ट आपको वही मिलेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप सर्च पे जाओगे तो सारी फीड उसी से भरी पड़ी होगी आपकी, है ना। फिर आपको उसको रिसेट करना पड़ता है, तब जाके वो चेंज होता है उसका बिहेवियर, अदरवाइज चलता रहेगा वही सिलसिला। तो ऐसे सेम फेसबुक के अंदर है,
तो ये फेसबुक ने इंस्टाग्राम में फीचर इंटीग्रेट किया था क्योंकि फेसबुक ने इसको टेक ओवर किया था इंस्टाग्राम को, ठीक है। और बाद में फिर उसके अंदर जब से उसने उसको टेक ओवर किया, फेसबुक की पॉपुलैरिटी कम हो गई। आज फेसबुक एक टाइम था सोशल मीडिया में नंबर 1 हुआ करता था फेसबुक। आज विजिटर तो है उसके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन वो डेड लोगों से भरा पड़ा है। आपने खुद भी लास्ट में कब चलाया होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग इंस्टा पर आ गए, और 2019 तक का टाइम ऐसा था कि जो लोगों को इंस्टा तक चलाना नहीं आता था, ठीक है। नहीं, ये रियलिटी है। हम किसी को बोलते हैं ना, अगर मैं किसी क्लाइंट से मीटिंग करता था, मैंने कहा अपना इंस्टा एक्टिव करो, कहते कैसे चलता है, मैं तो पता ही नहीं। अच्छा, पहले चैलेंजेस क्या होते थे कि डेस्कटॉप यूज़र चला ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मोबाइल से ही चलता था। उसमें कुछ भी अगर आपने अपलोड करना है, अब उन्होंने डेस्कटॉप के लिए जब से फेसबुक ने टेक ओवर किया, उन्होंने फीचर डाल दिया डेस्कटॉप के ऊपर भी कि आप उसको वहाँ से चला सकते हो। तो ये नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वेबसाइट है। अगर हम लोग यहाँ से एक्सटेंशन में जाके इसकी टेक्नोलॉजी का पता लगाएं, ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी क्या है? रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लिखा है ना ऊपर। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? और ये जो टेक्नोलॉजी है रिएक्ट, इसको नहीं बहुत पुरानी है, हाँ, ठीक है। वेबसाइट में अब इंटीग्रेट हुई है इसमें, लेकिन ये 2011 में इंट्रोड्यूस है। तब कितने साल हो गए? काफ़ी लंबा टाइम है ना, 14 साल से ऊपर हो गया ना। चलो, तो इसको किसने बनाया? फेसबुक ने बनाया। हाँ, इस टेक्नोलॉजी को फेसबुक ने बनाया। एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम जानते हैं एंगुलर के नाम से, इसको बनाया गूगल ने, ठीक है। तो दो ही कंपनियां जो सबसे टफ कंपटीशन देती हैं एक दूसरे को, एक कुछ बनाएगा तो दूसरा कुछ और बना के लेकर आएगा अलग। और इसी तरह से आपके कोर्स में एक और लैंग्वेज दी हुई है, वो है बूटस्ट्रैप। उसको ट्विटर ने बनाया, ठीक है। तो ये सब सोशल मीडिया वाले इतिहास रच रहे हैं। अपनी नई टेक्नोलॉजी कुछ भी तुम्हारे तक लाइक का आना हो, उसके लिए वो एक नई प्रोग्रामिंग बना डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है? CDN, अमेजोन। यानी कि ये वेबसाइट अब अरीना कितनी फास्ट कैसे बनी? क्योंकि इसमें इन्होंने अमेजोन का S3 इंस्टेंस यूज़ किया है, ठीक है। क्या लगा हुआ? और फेसबुक पिक्सल। अब आपने अरीना की वेबसाइट विजिट कर ली, तो फेसबुक को ये पता चल गया इस बंदे ने इस तरह के कोर्सेज में इंटरेस्ट दिखाया। अब तुम कहीं भी जाओ, उसका तुम्हें फेसबुक में यही ऐड दिखाई देगा अरीना का जगह जगह। तो ये लगा हुआ इसमें ट्रैकिंग, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर, आपने इस वेबसाइट को विजिट कर लिया, उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट जाओगे आज तक पर या किसी भी दूसरी वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको अरीना का ऐड दिखाई देगा, ठीक है। तो सारी ट्रैकिंग लगी हुई है इसके अंदर। डबल क्लिक फ्लड लाइट भी इसके अंदर लगा हुआ है। फॉन्ट स्क्रिप्ट है, फॉन्ट ऑसम वगैरह। अमेजन वेब सर्विसेज इसमें इंट्रोड्यूस है। फार्मर मोशन, जो इसमें थोड़े बहुत एनिमेशन वगैरह जो आपको जगह जगह दिख रहे हैं, इसके लिए एक लाइब्रेरी इसमें लगाई गई है। सिक्योरिटी HSTS इसमें लगी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसी वजह से ये वेबसाइट अब टाइम नहीं लगाती, क्लिक करो, देता हूँ ना, एकदम चल के आता है डेटा फटाक से, कोई लोडिंग नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं, यही है। और ये मैं पढ़ाता हूँ, जिसके भी शायद आई थिंक तुम्हारे कोर्स में दिया हुआ है ना, ये तुम्हारे वाले कोर्स में दिया था शायद, रिएक्ट इन्होंने DCC में दिया हुआ है शायद से। नहीं है? नहीं, एंगुलर डाली थी तुम्हारे में, हाँ वही चीज़ ना, तो इसलिए रिएक्ट होगी तुम्हारे में। एंगुलर मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड चीज़ है, अब उसको कोई यूज़ नहीं करता, सिर्फ गूगल ही यूज़ करता है अपनी चीज़ चलाने। अब जो फिर से नया कोर्स आया 2025 का, उसमें ख़त्म कर दिया रिएक्ट। अब उसमें रिएक्ट नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, रिएक्ट सीखने का। हाँ, क्योंकि रिएक्ट का बेनिफिट तब अच्छा मिलता है जब आप बीटेक या BCA होते हो, ठीक है, नहीं तो उसको कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम UI UX वाले हो, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप बहुत तगड़ी आनी चाहिए आपको। और जिस तरह से मैं तुम्हें ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो बूटस्ट्रैप तुम्हारी इतनी एक्सेलेंट हो जाएगी, मतलब तुम कोई भी डिज़ाइन बना दोगे कोड से एकदम फटाफट, ठीक है। और एक मटेरियल जो गूगल ने बनाया अगेन, ठीक है। तो गूगल PHP बैकएंड के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने कहीं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ओपन करके रखा था, कहीं पर आपने साइन इन साइन अप वगैरह की जो एक्टिविटी आप देखते हो ना, वो PHP से ही होता है।
या जैसे मान लो कल को अरीना को लगता है कि भाई मेरे को एक नया कोर्स ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ से जिस हम लोग जाएंगे ना कोर्सेज, तो डेटा आ गया नीचे सारा। तो मैं यहाँ पर इस वेबसाइट में बिना लॉगिन किए कुछ किए मैं इसके बैकएंड पे जाऊँगा और एक नया कोर्स ऐड करके आ सकता हूँ पीछे से। ठीक है। पीएचपी की फुल फॉर्म टेक्निकली होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी कि एचटीएमएल का जो भी कोड होगा वो उसको सर्वर से ही प्री प्रोसेस करके देता है। ठीक है, यानी कि आप उसका आउटपुट देखोगे क्या लिखा मैंने इसके लिए कोड, वो कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको प्री प्रोसेसर। वैसे लेमन लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है पर्सनल होम पेज। ठीक है, आपकी लैंग्वेज के लिए ऐसा समझो कि अपने पेज को अगर पर्सनलाइज आप नहीं कर रहे हैं, जैसे आप जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे फोटो कभी बदल दिया, व्हाट्सएप पर आपके कभी भी आप प्रोफाइल चेंज कर लेते हो अपना, तो ये कस्टमाइजेशन इसी तरह की चीज़ों से होते हैं। और पीएचपी को भी फेसबुक ने ही बनाया। हाँ, तो फेसबुक जो बेसिकली क्या था कि इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम रखा, और ये क्या स्कूल कॉलेज का एक ऐसी प्रोजेक्ट है, मतलब फ्रेंड सर्कल वगैरह को जोड़ने के लिए। एक ना मूवी देखना अगर इसको बहुत अच्छे से समझ लें, द सोशल नेटवर्क 2010 में एक पिक्चर आई थी। ये कैरेक्टर वही है, मार्क जुकरबर्ग। मूवी के अंदर बात कर रहे हैं, ये स्टोरी वही है। तो फेसबुक कंपनी कैसे बनी, इसी के ऊपर एक मूवी बनी है सोशल नेटवर्क। देखना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, यहाँ से पता चलेगा तुम्हें। ये देखना, तब प्राइम नहीं होता था, फिलहाल तो मुझे पता नहीं किसके ऊपर ये अवेलेबल है, बट आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगी, इसलिए टोरेंट चलाना मिल जाएगा। लिखा गया ना मार्क जुकरबर्ग क्रिएट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। अब ये मूवी में ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा पार्ट क्लियर। इमेजेस के लिए हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर इमेज जब आप कॉल कराते हैं इसके लिए कौन सा एलिमेंट होगा, IMG सोर्स जिससे आप इमेज डिस्प्ले कराएंगे, ALT फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड विड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू, ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा है इसके बारे में डिटेल में आगे टॉपिक्स आएंगे, ये जस्ट लिखने का तरीका हम लोग देख रहे हैं। सो हाउ टू व्यू HTML सोर्स। तो देखो अगर हम इस पेज की बात करें जो भी राइट नाउ के सामने ओपन है, आपने क्या करना है, कंट्रोल U, तो आप किसी भी लाइव पेज का कोड देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारा ऑफलाइन है। अगर ये वेबसाइट अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल U प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, अब ये रिएक्ट है, इस वजह से यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ इतना सा कोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिएक्ट से बनी हुई वेबसाइट में सिर्फ एक ही HTML पेज होता है। लेकिन डेटा कहाँ आता है, क्या लिखा है यहाँ पर, div id रूट, और वो ब्लैंक है। तो ये डेटा कैसे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पर आप अपनी थ्योरी पर आओ लौट के। कंट्रोल U इन HTML पेज और राइट क्लिक ऑन पेज एंड सेलेक्ट व्यू पेज सोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, इंस्पेक्ट एन HTML एलिमेंट। तो मुझे यहाँ पर कोई डेटा नहीं दिखाई दे रहा अपनी अरीना की वेबसाइट का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक, क्लिक करूँगा इंस्पेक्ट, और अब देखो रूट के अंदर जहाँ पहले खाली था सारा डेटा आ गया, डेटा आ रहा है उसके अंदर। तो डायनामिक डेटा जो होता है वो इंस्पेक्ट पर दिखाई देता है, नॉर्मली नहीं पता चलता है। तो जिस एरिया को आप देख रहे हो उसको बनाने में क्या CSS लगा होगा सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा इस तरह से, सारी स्टाइल वगैरह यहाँ लिखे हुए अपने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हो रहा है, 3:27, एक और टॉपिक देखेंगे, एलिमेंट्स। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स सब हमें अच्छे से क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेस्टेड HTML एलिमेंट। नेस्टेड से हमारा मतलब क्या है, जैसे कि रूट एलिमेंट क्या है, HTML। अब उसके दो मेन नेस्टेड एलिमेंट निकलते हैं, हेड और बॉडी। हेड का नेस्टेड क्या होता है, टाइटल। बॉडी के अंदर जो आप लिखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वो नेस्टेड एलिमेंट होगा। सो HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट। नेस्टेड मीन्स एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि all HTML document consist of nested HTML element. The following example contain 4 HTML elements: HTML, body, H1 and P. So ये आपके सामने इसका एक स्ट्रक्चर है,
इसका हम जरा एग्जांपल समझ लेंगे. द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट एंड इट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट. इट हैज अ स्टार्ट टैग HTML एंड एंड टैग क्लोजिंग HTML, जो कि आप नीचे देख रहे हैं. देन इनसाइड द HTML एलिमेंट देयर इज अ बॉडी एलिमेंट, जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं ना. द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इट हैज अ स्टार्ट टैग बॉडी एंड एंड टैग बॉडी फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज. Then inside the body element there are two other elements, H1 and P. H1 elements defines a heading and P elements define a paragraph. तो इस तरह से आपका नेस्टेड का स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है. नेवर स्किप द एंड टैग, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मान लीजिए आप पैराग्राफ बना रहे हैं और आपने P को क्लोज नहीं किया है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल बढ़िया काम करेगा. बट इस तरह का जो आउटपुट है वो सही नहीं है, क्योंकि कल को मैं अगर इस P को कोई प्रॉपर्टी ऑफर करूंगा तो वो दूसरे को भी ओवरफ्लो करेगा, यानी कि बाईपास कर जाएगा उस कंडीशन में. सो हाउएवर नेवर रिले ऑन दिस. अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एरर्स मे अकर इफ यू फॉरगेट द एंड टैग. अगर खाली अभी के लिए पैराग्राफ है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा. देखो दो अलग अलग पैराग्राफ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है. बट अगर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो उस कंडीशन में ये गलत है. empty HTML element. The HTML element with no content are called empty element. जैसे कि BR tag defines a line break and is an empty element without a closing tag. So जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया, this is a, हमने यहाँ लिखा BR paragraph with a line break. तो आप देखोगे this is के बाद में ब्रेक हो गया हमारा पैराग्राफ. नेक्स्ट, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव. आप पैराग्राफ का P कैपिटल लिख दीजिए और ये आप स्मॉल में लिख लीजिए, दोनों से ही रिजल्ट पैराग्राफ का ही मिलेगा. बट क्या लिखा है यहाँ पर, द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर्स लोअर केस टैग बट W3C, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम रिकमेंड्स लोअर केस इन HTML and demands lower case for stricter document type like XHTML. तो आपने ध्यान रखना है कि हमेशा टैग आप यानी कि एलिमेंट का नेम आप स्मॉल में ही इंट्रोड्यूस करोगे. फिर आएगा आपका एट्रीब्यूट्स, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. तो बहुत जल्दी हम लोगों ने जो अपना रिवीजन है वो अपना कंप्लीट करके नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, यानी कि फॉर्म तक हमें पहुंचना है. तो मेरे ख्याल से HTML बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब तो धीरे धीरे चैलेंजेस डिफिकल्टीज कम हो रहे होंगे. अब तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट हो रहे है ना, क्योंकि HTML अगर अपने को अच्छे से क्लियर हो गया तो ध्यान रखना है कि आगे की जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे, ये ऐसा नहीं कि आपने मान लो कि फोटोशॉप पढ़ा खत्म, इलस्ट्रेटर पे आ गए हम लोग, अब इलस्ट्रेटर में ही काम कर रहे हैं. यहाँ पर आगे का जो भी पढ़ोगे वो बिना HTML के हो ही नहीं सकता. HTML तो चाहिए ही चाहिए. उसके बाद CSS, कोई भी डिज़ाइन आप बिल्ड करोगे बिना CSS के कुछ अच्छा सा दिखेगा ही नहीं. अगर आप ये पूरा गूगल मीट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये HTML और CSS से ही डिज़ाइन है. फंक्शनैलिटी कि मैं किसी का माइक यहाँ से म्यूट अनम्यूट कर देता हूँ, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट. समझ गए ना, कि मैं किसी का माइक यहाँ से बैठे बैठे ऑन ऑफ कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ से अगर अनम्यूट करूँगा तो वो कमांड एग्जीक्यूट होगी एंड यूज़र के पास जाके, और उसका माइक अनम्यूट हो जाएगा. तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग एट्रीब्यूट के टॉपिक से.